Hello and hi. Welcome to our channel. Today we are going to discuss chapter number 2 of your civics NCERT, federalism. This chapter is very important as far as your CBSE syllabus is concerned, right? तो आज हम बच्चों स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2 सिविक्स एनसीईआरटी का हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल भूपेंद्र प्रताप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे और जाके मेरी लिंक या फिर आप जो कि मैंने वहां पर ग्रुप में मैसेज डाले हुए हैं जिसमें आपको मैंने लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, आप जाके फेडरलिज्म को सर्च करेंगे और मेरे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत होती है तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस पे कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर फेडरलिज्म सिविक्स एनसीईआरटी का। व्हाट इज फेडरलिज्म, कौन कौन से टाइप होते हैं फेडरलिज्म के और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट? तो पहले फेडरलिज्म समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि क्या होता है फेडरलिज्म, आपको समझ में आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, मैं आपको दो सोसाइटीज का एग्जांपल दे रहा हूं, सोसाइटी नंबर ए एंड सोसाइटी नंबर बी। सोसाइटी नंबर ए में आपके टोटल मेंबर 10 मेंबर हैं, ठीक है, और सोसाइटी नंबर बी में आपके टोटल 100 मेंबर्स हैं। अब सोसाइटी नंबर ए में क्योंकि बहुत कम मेंबर्स हैं इसलिए इन्होंने अपना एक हेड बना दिया है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक सिंगल हेड है और सिंगल हेड ही इस पूरी सोसाइटी को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स नहीं है, कम मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो एक सिंगल मेंबर इसको हेड कर रहा है, वो इसी पर अपने लॉ बना रहा है, वो इनको लेजिस्लेट कर रहा है और वही इस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है और वही इस पर जुडिशियरी का काम कर रहा है। ठीक है, वो एक ही बंदा है। अब अगर हम सोसाइटी नंबर बी में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 10 मेंबर्स हैं, बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और हो सकता है ये मेंबर अलग अलग ग्रुप के हों। तो बहुत ज्यादा मेंबर होने की वजह से इन्होंने यहाँ पर दो अथॉरिटी बनाई है, अथॉरिटी एक्स और अथॉरिटी वाई। अथॉरिटी एक्स को कुछ पावर्स दी है, अथॉरिटी वाई को कुछ पावर्स दी है और दोनों मिलकर पूरे इस 100 मेंबर्स को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। इस 100 मेंबर्स को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। तो इन 100 मेंबर्स को गवर्न करने के लिए यहाँ पर दो मेंबर आप कह सकते हो हेड बनाए गए हैं जो कि सेम नंबर्स को हेड करेंगे। अब कैसे, कुछ पावर्स हो सकता है इसको दी गई हो कि लेजिस्लेशन आप कर दीजिए, एग्जीक्यूट हम कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ इशू आप देख लो, फॉर एग्जांपल इन जो 100 मेंबर्स हैं इनकी हेल्थ का इशू आप देख लो और ये जो बाकी आपका जो एजुकेशन का इशू है वो वाई देख लेगा। इस तरह से दोनों ने अलग अलग अपने इश्यूज को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, ये चीज और ये चीज में क्या डिफरेंस है बच्चे? ये जो ए चीज दिख रही है ना, ये हमारी सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। यहाँ पर एक ही बंदा है जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर क्योंकि पावर थोड़ी सी एक्स के पास है, थोड़ी सी वाई के पास है, दैट इज वाई इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पावर की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। थोड़ी सी पावर x के पास है, थोड़ी सी पावर y के पास है। तो इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको बोला जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यहां पर पावर को डिवाइड किया गया है, इसलिए इसको बोला जाएगा फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या बोला जाएगा, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आप इस चीज को प्यार से समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। जब पावर एक ही बंदे के पास है, एक ही लेवल के पास है, इसलिए हम इसको सेंट्रलाइज या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं। और जब पावर दो जनों या दो जनों से ज्यादा डिवाइड होगी तो हम उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, क्या बन सकती है, आप मुझे खुद बताएं कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। ठीक है, तो आप बहुत समझदार हो गए हैं अब, तो कॉपी में हेडिंग डालिएगा फेडरलिज्म, फटाफट डालिए हेडिंग फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म। ठीक है, 100% गारंटी देता हूं मैं आपको अपने इस चैप्टर में कि आपके एक भी क्वेश्चन जो मैं करा दूं इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको बस बिलीव रखना है। चलिए, फेडरलिज्म तो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ टाइप of government in which power is divided between center, state and other constituting यूनिट्स। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स। समझ में आ गई बच्चे? तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो जितनी भी लेवल की गवर्नमेंट होती हैं तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंस होती हैं। ठीक है, ईच ऑफ whom is independent in economical, administration sphere। ठीक है, ये क्या होती है? अपनी इकोनॉमिकल या फिर आप इसको फिजिकल भी बोल सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन स्फीयर में क्या होती हैं? इंडिपेंडेंस होती हैं। बात समझ में आ गया? तो ये आपकी फेडरलिज्म स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया बच्चों? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये आपको यहां से पूछेगा तो आप यहां से आंसर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। बच्चों अब देखो, फीचर्स का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूं तो मेरे फीचर्स क्या है? मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं मजाक कर रहा हूं सर, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। ठीक है, और मैं क्या आपके कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देता हूं, वो मेरा फीचर है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने बच्चों की बहुत ज्यादा सुनता हूं, वो मेरा फीचर है। ठीक है, उसके बाद मैं बच्चों को कंटेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरा फीचर है। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, उसके आप कह सकते हैं प्रॉस क्या है। ठीक है, तो उसको ही क्या बोला जाता है? फीचर्स बोला जाता है। अब एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द की फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला फीचर क्या होगा कि जब यहाँ पावर का डिविडेंड होगा, ठीक है, पावर डिवाइड होगी यहाँ पर, तो इस चीज का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पहला फीचर क्या हो जाएगा? टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज द की फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? टू और more than two level of गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक लेवल की गवर्नमेंट होगी वो तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। तो दो लेवल की गवर्नमेंट, एटलीस्ट दो लेवल की गवर्नमेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि पावर को डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ गए? क्लियर है इतनी बात? बोलो हम फटाफट से। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं आगे। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर आप देखेंगे कि यार ये बंदा जो एक्स बंदा था और वाई बंदा, दोनों ही सेम नंबर ऑफ पीपल के ऊपर क्या करने वाले हैं? रूल करने वाले हैं। फर्स्ट से यूपी की गवर्नमेंट पर यूपी की गवर्नमेंट भी रूल करती है, और आपके सेंट्रल की गवर्नमेंट, फॉर से अभी जो मोदी गवर्नमेंट चल रही है वो भी इस पर रूल कर रही है। तो यार इससे क्या हो जाएगा? इससे हो सकता है कोई इशू क्रिएट हो जाए कि बेटा इस पर लॉ हम करेंगे, इस पर लॉ हम बनाएंगे, ये तो इससे अब क्या होगा? तो अब ऐसी कंडीशंस ना पनपे, इसीलिए सारे लेवल की गवर्नमेंट का अपना अपना सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि किस एरिया तक आप लॉ बना सकते हैं,
किस इशू पर आप लॉ बना सकते हैं, दैट इज रेफर टू जुरिस्डिक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दूसरा फीचर क्या हो जाएगा कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ठीक है बच्चों, तो दूसरा फीचर क्या हो जाएगा, ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। ठीक है बेटा, ये वर्ड अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज कि अपना अपना का क्या होता है, जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि किस एरिया तक हम अपना लॉ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तीसरा अगर हम बात करने की कोशिश करें, अब मैं आपको यहीं से की फीचर निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक बात बताओ, हो सकता है कि इस पर जब ये दोनों लॉ बनाए इन मेंबर्स के लिए, तो इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो जाए, इनके बीच में लड़ाई ना हो जाए, इनके बीच में कोई डिलेमा पैदा ना हो जाए, तो अब क्या होगा? तो ऐसे में बेटा, ऐसे में इनके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी होगी, इनके ऊपर एक अथॉरिटी बैठी होगी जो इनकी, आप कह सकते हो कि इनको भी रेगुलेट करती है, इनको भी रेगुलेट करती है। तो कौन होगा? आप बोलेंगे सर जुडिशरी होगी। क्या होगी? जुडिशरी होगी। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। और ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या करती है? देखो बेटा, आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या करती है? ये करती है, इंटरप्रेट करती है लॉ को, इंटरप्रेट लॉ को करती है। ये क्या करती है? लॉ को बेटा डिफाइन करती है। लॉ को क्या करती है? डिफाइन करती है। बात समझ में आ गया कि आप इस यहां तक लॉ आप बनाएंगे, यहां तक आप लॉ बनाएंगे। अब ये इशू आपके हैं, ये इशू आपके हैं। ठीक है, अगर इस ज्यूरिडिक्शन पर थोड़ा सा भी डिलेमा पैदा हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो अब आता है जुडिशरी, बोलता है कि यहां तक ये एरिया आपका, यहां एरिया आपका है, अब हम सुप्रीम है। ठीक है, अब सुप्रीम के ऊपर भी कोई सुप्रीम बैठा है, तो वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगला फीचर हो जाएगा बेटा इसका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगला फीचर याद रखिएगा कि रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, रिजिड को और रिटन को। देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारे प्रोविजंस होंगे कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट क्या करेगी, कौन से लेवल की गवर्नमेंट कहां तक रूल करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिजिड? रिजिड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक आपका, आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेटा आज कोई भी गवर्नमेंट उठा के चेंज कर सकती है। ठीक है, अगली गवर्नमेंट आई उसने उठा के चेंज कर दिया, तीसरी गवर्नमेंट आई उसने उठा के चेंज कर दिया। फॉर से फ्रांस के अंदर बेटा आप देखोगे कि 1789 के बाद से बहुत सारे रेवोल्यूशन होते थे, कोई गवर्नमेंट आती थी और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देती थी। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो बेल्जियम के अंदर गवर्नमेंट ने किया गया था 5 बार, 1770 से लेकर के 1793 के बीच में वो गवर्नमेंट 5 बार अपनी, आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर चुके थे। तो वो किसका एग्जांपल था? वो आपका सिंपल, आपका कह सकते हो कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था जो बहुत इजीली चेंज हो सकता है, राइट। बट यहाँ पर फेडरलिज्म में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड होता है, और ये रिजिड इसलिए होता है कि कोई एक लेवल की गवर्नमेंट आकर उसको, उसके प्रोविजंस को चेंज ना कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो है आपका स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट का मुद्दा होने के बाद मगर हो सकता है कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो अपने कंट्रोल में करना चाहेगी। तो अब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा नहीं, यू कैन नॉट चेंज एनी प्रोविजन बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फेडरल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों क्या करता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, provisions of the constitution cannot
चेंज यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब एक तरफ से, ठीक है। यूनिलैटरली प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज यूनिलैटरली बाय एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बाय एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर बच्चों? आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी मैंने आपको समझाया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन होते हैं कोई उसको यूनिलैटरली क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। और ये हमको कौन प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रोविजन है कोई एक लेवल की गवर्नमेंट विदाउट स्टेट रैटिफिकेशन कैन नॉट चेंज एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर एवरीवन बच्चा? वेरी गुड। ठीक है, तो आपको ये की फीचर्स आपको याद रखने हैं। आपको क्या रखने हैं? आप ये कह सकते हो कि ये आपको की फीचर्स आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इज इट क्लियर बेटा? तो ये जो टर्म था ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, ये वाला भी आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, ये आपको एक्सप्लेन करना है और ये भी आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इतने ही आपको याद रखने हैं। कोई आपको 6 करवा रहा है, कोई 7 करवा रहा है ना, इसी में से करवा रहा है। ठीक है बेटा, ये आप याद रखिए, मोर देन इनफ हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ फेडरल। ठीक है, टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल भी 2 टाइप के होता है, ठीक है। अब फेडरल भी आपका 2 टाइप का होता है। अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया बच्चे तो फटाफट से इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नाउ बात करते हैं अब हम टाइप्स ऑफ फेडरल की। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको ये भी एग्जांपल से समझाया था और ये भी मैं अब इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो अब बात करता हूं मैं आपको। लेट्स से हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कुछ बड़ा एग्जांपल ले लूंगा। एक आंटी थी जिनका नाम था रीना, ठीक है, और एक आंटी थी जिनका नाम था मीना। ठीक है, एक आंटी रीना थी, अब इनके ना 5 बच्चे थे। ठीक है, अब इनके 5 बच्चे थे, सॉरी 3 बच्चे ले लेते हैं और इनके भी हम 3 बच्चे ले लेते हैं। ठीक है ना, अब जो रीना आंटी थी ना, इनकी जो आप कह सकते हो कि इनकी जो सैलरी थी आप ये कह सकते हो कि 10K थी। ठीक है, और यहाँ जो मीना आंटी थी इनकी आप कह सकते हो कि सैलरी 0K है। ठीक है, ठीक है, 0K बोला, ओके नहीं लिखा, वो 0K लिखा है। ठीक है, तो इसको समझिएगा कि जो रीना आंटी थी इन्होंने क्या बोला कि इनके जो बच्चे थे छोटे हैं। ठीक है, अभी इनके बच्चे छोटे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं और डेवलप भी नहीं हुए हैं। तो रीना आंटी ने 3.3K सैलरी इनको दे दी। ठीक है, आप कह सकते हो नहीं, ऐसे ऐसे नहीं समझते, 3K सैलरी इनको दे दी, 3K इनको दे दी, 3K। ठीक है, और 1K इन्होंने अपने पास रखी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इन्होंने इसको ट्रांसफर किया सैलरी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर की। इनके 3 बच्चे हैं ABC। ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं ABC, और यहाँ पर मीना आंटी की सैलरी 0 है, बट इनके जो तीनों बच्चे हैं ना ABC, इनके तीनों बच्चे 15K ये वाला बच्चा कमाता है, 15K ये वाला बच्चा कमाता है और 30K ये वाला बच्चा कमाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि अपने रुपए में से रुपए ट्रांसफर करे किसको? अपनी मीना को, मम्मा को, मतलब 10K इन्होंने ट्रांसफर कर दिए, 10K इन्होंने ट्रांसफर कर दिया और 10K यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? यहाँ पर क्या हुआ है कि रीना आंटी ने अपने रुपए ट्रांसफर करे हैं और यहाँ पर बच्चों ने अपने ट्रांसफर किए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रीना आंटी अपने बच्चों को बना रही है और यहाँ पर अपने बच्चे मिलकर मीना आंटी को बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल कि यहाँ पर ये अपने बच्चों को पैसा ट्रांसफर कर रही है, ये अपनी बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट को बना रही है, और यहाँ पर छोटी यूनिट्स मिलकर अपनी एक बड़ी यूनिट बना रही है। इस तरह से इन लोगों के पास मीना आंटी के पास अब कितने रुपया हुआ है? 30K हुआ है। ठीक है, मतलब छोटी यूनिट्स ने मिलकर बड़ी यूनिट बना दी और यहाँ पर बड़ी यूनिट ने छोटी यूनिट बनाई। क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी गुड, शाबाश। तो अब अगला जो हेडिंग होगा आपका टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है बेटा, यहाँ लिख दूं मैं। ठीक है, तो इसको बहुत इजीली समझेंगे हम। ठीक है, तो टाइप ऑफ फेडरलिज्म को यहाँ समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो टाइप ऑफ फेडरलिज्म, टाइप ऑफ
फेडरलिज्म, ठीक है बच्चा, टाइप ऑफ फेडरलिज्म। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। पहला बेटा यहां पर क्या हुआ, इन्होंने होल्ड करके रखा अपने बच्चों को और यहां पर इन्होंने अपने बच्चों को एक साथ फॉर्म किया है। तो पहला आपका फेडरलिज्म होगा होल्ड टुगेदर फेडरल। और बेटा यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे कि दूसरे केस में हुआ है कमिंग टुगेदर फेडरल। इज इट क्लियर, क्या हुआ है यहां पर, कमिंग टुगेदर फेडरल और होल्ड टुगेदर फेडरल, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। होल्ड का मतलब कि अगर ये हैं तो ये भी हैं, ठीक है। अगर ये वाली साइड आप कह सकते हो कि ये लेवल है, मतलब बड़ी लार्ज एंटिटी है तो छोटी एंटिटी भी होगी, और यहां पर अगर छोटी एंटिटीज हैं तो बड़ी एंटिटीज भी होंगी। तो इस केस में होल्ड टुगेदर फेडरल है, होल्ड टुगेदर फेडरल है। मतलब क्या हुआ, इन होल्ड टुगेदर फेडरल लार्ज यूनिट ट्रांसफर इट पावर टू द स्मॉल यूनिट, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल हमारा इंडिया, ये मेरा इंडिया, समझ गया दोस्तों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड, पक्का ना, शाबाश, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख दीजिए आप, स्पेन भी एग्जांपल में आता है इसके, ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी, तो ये समझ में आ गया होल्ड टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर फेडरल, कमिंग टुगेदर फेडरल का मतलब क्या हुआ कि जहां पर छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर अपनी बड़ी यूनिट को बना रही है। बेटा ये अमेरिका में सबसे पहले हुआ था 1776 में ना, जब इनको आजादी मिली थी, तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो फेडरल बनाया था, जो पहले ही अमेरिका था, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, तो आज तो आप इसको क्या पढ़ते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी 13 स्टेट थी ना, उन्होंने मिलकर 1776 के अंदर अमेरिका बनाया, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर फेडरल का, ठीक है। तो याद रखिएगा कमिंग टुगेदर फेडरल का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल यूनिट्स कम्स टुगेदर एंड फॉर्म ए लार्ज यूनिट, ठीक है बेटा। इस तरह के आपको फेडरल के स्ट्रक्चर पता है कहाँ मिलेंगे, इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर आपको यूएसए में मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और आपको कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ठीक है बच्चों, कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इज इट क्लियर, ये सिंपल सी चीजें थी, बहुत सिंपल थी। अगर आपने नोट्स बना लिए ना तो आप वेरी गुड बच्चे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने नोट्स बना लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाया तो आप मेरे चैनल भूपेंद्र प्रताप में जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और वहां पे आप इसके नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया, फेडरल समझाया, और आपको मैंने क्या समझाया, इसके टाइप समझाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर प्रेफर टू फेडरल इंस्टेड ऑफ यू कैन से यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी का मतलब मैं भी समझाया था आपको, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है। फिर लास्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इंडिया के अंदर कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है, और लास्ट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिसेंट्रलाइजेशन, जो पंचायती राज सिस्टम के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।